चलो नोट लगाइए, नोट लगाइए। नोट लगाइए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी is given as, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था, याद करिए, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव। क्या है डेल्टा फाइव? फेज डिफरेंस। अब इसको थोड़ा सा समझिए, फॉर्मूला याद करना ठीक है, नाम भी आपने बोल लिया, फेज डिफरेंस का क्या मतलब है उसको देखें, क्योंकि ये 5-6 दिन यही चलेगा। जैसे दो बल्ब हैं, दो सोर्स हैं, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, अभी इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस कितना है? 0। अब मान लो आप बिंदु P पे पहुंचे, S1 से एक वेव पहुंची, एक S2 से वेव पहुंची, क्या दोनों के रास्ते बराबर हैं? क्या एक रास्ता बड़ा है और एक रास्ता, मतलब क्या पैदा होगा? पाथ डिफरेंस। और इस पाथ डिफरेंस के कारण क्या पैदा होगा? फेज डिफरेंस। बोले तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। आप इस कनेक्टिविटी को बैठाइए, थोड़ी सी कठिन है पर सीखेंगे तो मजा आएगा। वापस सीखें, थोड़ा सा और सोचें। दो बल्ब मान लो, दो स्पीकर मान लो, स्पीकर बोल रहा हूं तो साउंड वेव, लाइट सोर्स बोल रहा हूं तो लाइट वेव। पहली बात, दोनों से क्या निकल रही हैं? वेव निकल रही हैं। दोनों सोर्स अभी सेम फेज में हैं। S1 एंड S2 आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये वाला देखिए, ये देखिए, आप क्या कहोगे? मेरे दोनों हाथ सेम फेज में या अपोजिट हैं? सेम फेज में है। दोनों आवाज एक साथ तेज कर रहे हैं, एक साथ जीरो, एक साथ तेज, एक साथ जीरो। परंतु बिंदु P पर एक का रास्ता छोटा है और एक का रास्ता, बताइए क्या डेवलप होगा? पाथ डिफरेंस। उस पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या पैदा होगा? फेज डिफरेंस। मतलब बिंदु P पर पहुंचते पहुंचते उनके बीच में क्या चुका होगा? फेज डिफरेंस। क्या ये कहानी का सीक्वेंस समझ में आ रहा है? इन शब्दों में दम है भाइयों। इन शब्दों को पकड़ोगे, 10 बार सुनोगे तो आएगा। दो सोर्स हैं, दो स्पीकर S1 S2, ठीक है सर। दोनों लाउड स्पीकर हैं, ठीक है सर। साउंड वेव पैदा हो रही है, सही बात है। दोनों से वेव निकली। अभी दोनों सोर्स सेम फेज में, सेम फेज आते ही ये वाला चित्र याद आना चाहिए, ठीक है सर। दोनों वेव को कहां पहुंचना है? P पर। P पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये मैंने कान बना दिया, मतलब यहां पे कौन खड़ा है बताइए? ऑब्जर्वर। वो सुन रहा है। एक से आया कम रास्ता और एक से रास्ता ज्यादा, बताइए पाथ डिफरेंस है या नहीं है? और हर पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्ड क्या पैदा होगा? फेज डिफरेंस। मतलब बिंदु P पर आते आते दोनों वेव्स के बीच में क्या आ चुका होगा? ये वही फेज डिफरेंस है। क्या हाँ है क्या? अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है, लेट I1 बराबर I2 बराबर I0, मैंने मान लिया दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है, तो बताइए सॉल्व करिए क्या हो जाएगा? I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 I0 कॉस डेल्टा फाइव। I0 प्लस I0 2I0 रूट I0 2I0 कॉस डेल्टा फाइव। 2I0 प्लस 2I0 4I0। करने वाले गलत कह रहे हैं। 4 कैसे हो जाएगा? इसके साथ कोई कॉस चिपका हुआ है क्या? नहीं होगा ना। 2I0 क्या आएगा? कॉमन। 4 नहीं हो सकता, सेम टर्म थोड़ी ना है। 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव। फिर कॉस डेल्टा फाइव का एक फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाय 2 माइनस 1। ये हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं। जैसे कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
एक और होता है, याद हो तो आपको, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यूज किया ऊपर वाला, ये वाला। आप ध्यान से देखिए, 2 थीटा का क्या बन जाता है, थीटा। तभी तो इनको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले। हमें 90% मैथ्स का डर है, वो मैथ्स का डर फिजिक्स समझने नहीं देता। बस मैथ्स को थोड़ा मजबूत करिए, अपने काबू में लाइए कि कॉस 2 थीटा आज तक याद नहीं है, अब याद करना भाई, 5 बार लिखना। ये अटकता रहेगा, तेरे सवाल फंसते रहेंगे। तुझे यहां मेहनत करनी है कि सर कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हाफ एंगल, यहां 2 थीटा है तो देख यहां क्या बन गया, थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? तो सोच, अगर डेल्टा फाई है तो आधा करना, बता क्या बन गया, डेल्टा फाई बाय 2, 1 से 1 कटा, 2 आई नॉट इंटू 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब बताइए ये सही है या ये सही है? आज समय है 5 मिनट खर्च करने का। दोनों सही हैं। अंतर क्या है, अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी अलग अलग है तो ये लगाइए, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो ये लगाइए। क्या अंतर समझ में आ रहा है? ऊपर वाला कब लगेगा बोलिए, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी अलग अलग है। और नीचे वाला उसी का एक स्पेशल केस है, जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाए। कुछ किताब वाले 4 आई नोट को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? आई मैक्स याद करिए, आई मैक्स का फॉर्मूला कल बताया था, √I1 प्लस √I2 का √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। आपने I1 और I2 को क्या मान रखा है, सेम। तो बताइए √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर 2 √I0 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, 4I0। तो आई मैक्स कितना हो गया, 4I0। तो इन प्लेस ऑफ 4I0 और छोटा लिख सकते हैं, बताइए क्या फॉर्मूला आ गया, आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। भाई इंटेंसिटी के तीनों सूत्र ऑक्सीजन है इस चैप्टर के, नई स्लाइड में लिखता हूं, ध्यान दीजिए। पहला जो सबसे कम काम में आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 कॉस डेल्टा फाई। बता क्या दिमाग में छप रहा है? सूत्र बोल, क्या चीज है ये, क्या चीज है, कहानी बोल। दो सोर्स हैं, उनकी इंटेंसिटी है I1 और I2, किसी बिंदु P पे जाके जब वो सुपर इम्पोज होंगे तो सुपर इम्पोज होकर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैदा होगी उसका ये फॉर्मूला है। डेल्टा फाई क्या बताता है मेरे बच्चे, डेल्टा फाई मेरे बच्चे क्या बताता है, फेज डिफरेंस, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर इंटेंसिटी सेम है, अगर इंटेंसिटी दोनों की सेम है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है बताइए, 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। और 4I0 को एक फॉर्मूला और है, क्या लिख सकते हैं बताइए, आई मैक्स। ये तीनों फॉर्मूले अपन को शानदार टिप्स पे याद होने चाहिए। बोलिए क्या बात ओके है? डिराइव करके देख लिया, अब अपन को ये याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा ये बहुत काम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखना शुरू करिए तसल्ली से, थोड़ा सा हाथ तेज चलाइएगा। क्लास छोटी है, अपन चाहते हैं ज्यादा पढ़ पाए, आए हैं तो अपन पढ़ाई करके काफी ज्यादा जाएंगे तो फायदा है। चुटकुलों शायरियों इनमें दम नहीं है, यकीन मानिए, केवल कंटेंट जीतता है, केवल पढ़ाई याद रहती है। अभी शायरी चुटकुले मजाक बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में जब याद करते हैं ना तब लगता अरे यार कंटेंट वाला ज्यादा बढ़िया था मामला यार। अच्छा कंटेंट, अच्छा सीरियस डिसिप्लिन, पढ़ाई, न्यूमेरिकल, होमवर्क, वो लंबे समय तक चलता है। चुटकुले शायरी क्षणिक है, ठीक है, आपको एक तुरंत मजा दे देती है, पर बच्चा जैसे मैच्योर होता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, तब याद करता है कि नहीं यार पढ़ाई तो पढ़ाई से ही चलेगी भाई।
ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे चाहिए भाइयों, जब ही काम चलेगा। भले ही मैथमेटिक्स आप भूल जाएं, अंदर की कोई नहीं पूछ रहा, पर बातें सारी पता हो तब है मजा। यहाँ आके खड़ा हो जाया कर 15 मिनट हाथ ऊपर करके। हाँ सर मेरा आज का हो जाए, अब मैं बैठ जाऊं क्या? चल आ जा जल्दी आ, तुरंत बैग लेके आगे आ जा। कभी तेरे बोलने की इच्छा हो ना, पहले सर देखो 15 मिनट में हाथ ऊपर खड़ा हो गया, अब सर मुझे आप एक सेंटेंस बोलने का प्लीज मौका दीजिए सर, ग्रांटेड। पहले से कर लिया सर, 1 घंटा खड़ा हो गया सर, आज मेरे सर 4 वाक्य बोल लूंगा आज। ऐसा रूल बना एकदम बढ़िया। देखो गुप्ता सर मैं आते ही क्लास में 15 मिनट देखो आपके सामने खड़ा रहूंगा, एक सेंटेंस मुझे छूट दे दो सर। ऐसा बना कोई डिसिप्लिन, तब मजा है। चला गया बैग लेके फटाफट। बढ़ू क्या? बीच की मैथ सब भूल सकते हैं, कोई काम की नहीं है, पर एक बार बतानी जरूरी है भाई। सीधे सीधे सूत्र छाप देंगे तो फिर वो एसएसटी लगेगा। याद करना अलग बात है, पर हमारी जिम्मेदारी है कि उसको गणित के अंदर के स्टेप सिखाना। सीधे सीधे हमें भी पता है सीधे सूत्र ही काम के, पर वो कनेक्टिविटी नहीं बनती है जब तक उसके अंदर की हम बातें नहीं सीखते हैं। तो चलो एक एक शब्द बोलो। क्या है आई नेट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये कहानी बोलो। ये अगले 5 दिन की कहानी है, 5 दिन की कहानी है। 2 लाइट सोर्स हैं, दोनों से वेव निकल रही है, स्क्रीन के किसी बिंदु पे जाकर वो सुपर इम्पोज होगी, सुपर इम्पोज होगी। दोनों के रास्ते की लंबाई अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आते ही सबसे देसी एग्जांपल, राम 10 मीटर भागा, श्याम 12 मीटर भागा, पाथ डिफरेंस 2 मीटर। ऐसे एक एक शब्द क्लियर हो भाई, तब है आनंद पढ़ने का कि अच्छा हाँ यार रास्ते अलग अलग हैं, पार्ट डिफरेंस आएगा। पार्ट डिफरेंस आते ही क्या पैदा हो जाएगा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आते ही फॉर्मूला लगना शुरू हो जाएगा। क्या नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या? लिख लो।
क्या हो गया बाबूलाल, क्यों परेशान हो रहा है, क्या हो गया? कुछ नहीं, चले आगे बढ़ें क्या? चलिए लिखे हैं साहब, हेडिंग डालिए, कोहेरेंट सोर्सेज एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब क्या होता है कोहेरेंट इनकोहेरेंट, 11वीं में हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है, मैं पूरा आपको पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे समझिएगा, यहां थ्योरेटिकल सवाल बनता है। सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स क्या, लिखना शुरू करिए। दो सोर्सेज इन विच फेज डिफरेंस remain constant, or we can say phase difference between them does not change with respect to time. ये भाई साहब पूरी स्लाइड 100% थ्योरेटिकल है, 12-15 मिनट आपको लग जाएंगे ये समझने में। पहले आप लिखिए, फिर आराम से 15 मिनट की कहानियां सुनेंगे, तब ये बात दिमाग में बैठेगी। बोलूं तो एक तो सीधा परिभाषा है बोर्ड एग्जाम की, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है वो कोहेरेंट कहलाते हैं, और जिनका लगातार बदलता रहता है वो क्या कहलाते हैं, इनकोहेरेंट। मुद्दा क्या है, कोहेरेंट इनकोहेरेंट होते क्या है, ये तो ठीक है परिभाषा आपने पढ़ ली, और कोहेरेंट की आवश्यकता क्यों है ये समझाइए। तो उसके लिए अपन को अगले 15 मिनट खर्च करने पड़ेंगे।
बोलना शुरू करूं? जल्दी आओ बराबर। चलो अब सुनना, पूरी कहानी है, मस्त एंजॉय करिएगा। सबसे पहला बेसिक सवाल, अपन घर जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, एकदम से यहां प्रकाश आपको दिखता है। बल्ब हो, आजकल तो एलईडी सीएफएल हो गए, दादाजी के घर में बल्ब होंगे, याद करो, पीले रंग का प्रकाश निकलता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, या अपने स्ट्रीट लैंप जो होते हैं तो वो भी पीले रंग के होते थे, सोडियम लैंप याद करिए। आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो, एकदम हौशला का कमरा जगमग हो जाता है। यार इसके पीछे क्या कारण है, ये प्रकाश कहां से आता है? आप कहोगे सर मैं बिजली का बिल भरता हूं। क्या बात कर दी सर, इसलिए आता है प्रकाश? बिजली का बिल तो भरते हो, अच्छी बात है, पर कारण क्या है? तो इसको समझते हैं, आपको मजा आएगा। मैं एक बल्ब की बात कर रहा हूं, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जनरल नॉलेज है, साइंस में रुचि पैदा करता है। ये बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, सामान्यतः आपने सुना होगा टंगस्टन का फिलामेंट होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने से करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने से फिलामेंट गर्म होता है। फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है, उसके अपने अंदर के एनर्जी लेवल्स हैं। गर्म होने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट कर जाते हैं अपने हायर स्टेट में, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुक सकता, उसको वापस क्या करना पड़ेगा? जंप। और ये जब जंप करता है तो बोर का मॉडल, whenever electron jump from higher energy level to lower energy level, energy is released in the terms of photons, electromagnetic radiations। और अगर इस फोटोन की वेवलेंथ आपकी येलो कलर से मैच कर गई तो आप कहोगे कि सर कैसे रंग का प्रकाश है? येलो लाइट। अब इस बात को धीरे धीरे बोलता हूं, ये जीवन भर ध्यान रखने वाली बात है, ना कोई इसका सवाल आता है ना कोई नंबर है, बस विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इतना पता होना चाहिए। सर वापस बताइए कि सर बल्ब स्विच ऑन करते ही बल्ब से प्रकाश कैसे निकलता है? आइए धीरे धीरे बोलता हूं, पकड़िएगा बातों को। स्टेप नंबर 1, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते बताइए सर्किट में क्या फ्लो होगी? करंट। बोलो ये समझ में आता है? करंट फ्लो करने से 10वीं कक्षा हीटिंग इफेक्ट I²RT, तो उससे फिलामेंट क्या होगा? गरम। आपने महसूस भी क्या, कहीं बल्ब के पास जाके देखिए, एकदम क्या हो जाता है? हीट एनर्जी निकलती है, फिलामेंट क्या हो रहा है? गरम हो रहा है। गरम होने से जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है, किसमें? टंगस्टन। हर एलिमेंट के अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं, हाइड्रोजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनर्जी लेवल है, वो ऊर्जा पाके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक्साइट। और जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नीचे कूदता है तो बताइए क्या क्या रिलीज करता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बोले तो फोटॉन्स। और अगर उस फोटोन की वेवलेंथ येलो से मैच कर गई, येलो लाइट पैदा होगी। आप कहोगे सोडियम लैंप से कैसा प्रकाश निकल रहा है? पीले रंग का। अब अगला पॉइंट सुनिए, मजेदार। ये जो लाइट पैदा होती है पल्स के रूप में होती है। ये ट्रांजिशन हुआ, एक पल्स पैदा हो गई, ये ट्रांजिशन हुआ, एक पल्स पैदा हो गई, ये ट्रांजिशन हुआ, एक पल्स पैदा हो गई, ये ट्रांजिशन हुआ, एक पल्स पैदा हो गई। इस तरह से आपका बल्ब से प्रकाश मिल रहा है। अब अगला सेंटेंस सुनिएगा, ये दो बल्ब हैं, एक ही कंपनी के हैं, फिलिप्स, दोनों का साइज बराबर है, दोनों 100 वॉट के हैं, दोनों एक जैसा प्रकाश दे रहे हैं, एक ही दुकान से खरीद के लाया हूं, एक ही साल का मॉडल है, दोनों उधार पे लेके आया हूं, दोनों पापा जी का नाम लिखवा के लाया हूं, इसके बावजूद ये दोनों सोर्स इनकोहेरेंट हैं। कारण क्या है वो देखिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग है ना भाई, ये एट रैंडम है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता ये 5वें से चौथे में जाएगा या 5वें से दूसरे में जाएगा या 5वें से पहले में जाएगा। ये सारा प्रोसेस कैसा है? रैंडम। इसमें जंपिंग अलग हो रही है, इसमें जंपिंग अलग हो रही है,
पांचवें साथ पहला भी हो सकता है, यहां पांचवें से दूसरा भी हो सकता है। मतलब जो पल्स पैदा हो रही हैं वो पल्स सेम फेज में नहीं है, उनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए सोर्सेस कैसे हैं, इनकोहेरेंट। ये सेंटेंस देखिए, ये 3 बार परीक्षा में आया हुआ सेंटेंस है, पढ़िए। टू इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, एक ही कंपनी के हैं, सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, 100 वाट के बल्ब एक ही दुकान से लाए गए हैं, फिलिप्स कंपनी के हैं, इसके बावजूद ये दोनों कैसे हैं, इनकोहेरेंट। कारण बताइए क्यों? क्योंकि जो जंपिंग हो रही है वो जंपिंग है, वो कैसी है, एट रैंडम। जो पल्सेस आ रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे सोर्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार समय के साथ बदलता जाता है वो क्या कहलाते हैं, इनकोहेरेंट। ये दोनों बल्ब कैसे हैं, इनकोहेरेंट। अब दिमाग और खराब होता है, फिर गुप्ता जी कोहेरेंट कहां से लाओगे? सब कुछ तो आपने सेम कर दिया, आप कह रहे हो सब एक ही दुकान से हैं, एक ही कंपनी के हैं, एक ही साल का मॉडल है, फिर कोहेरेंट कहां से लाओगे? और कोहेरेंट क्यों जरूरी है वो देखिए। कहां से लाएंगे? यंग एक वैज्ञानिक हुए, थॉमस यंग, भाई ने जबरदस्त काम किया। उसने एक बल्ब लिया, बल्ब के आगे लगा दिया गत्ते का टुकड़ा। क्या लगा दिया? उस गत्ते के टुकड़े के अंदर 2 बारीक छेद कर दिए। क्या कर दिए? 2 बारीक छेद। इससे प्रकाश निकला, इससे प्रकाश निकला। सर ये क्या बना रहे हो? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये प्रकाश निकला, ये प्रकाश अब पूरे कार्डबोर्ड ने तो रोक लिया, अब बताओ केवल कहां से निकलेगा? S1 से और S2 से। मजे की बात, S1 S2 कोई नए सोर्स नहीं है, वो किससे बने हैं? S से। जो जो परिवर्तन S में होगा वही दोनों परिवर्तन किस में होंगे? S1 S2 में। आप देखिए, S को आपने तेज कर दिया, कौन तेज होगा? दोनों। धीरे कर दिया, दोनों धीरे। बंद कर दिया, कौन सा बंद होगा? दोनों एक साथ बंद होंगे। मतलब S1 S2 इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? किस पर? तो बताइए S1 S2 कौन हो गए? कोहेरेंट। कारण बोलिए ना, कारण। सर S1 S2 का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये दोनों बने ही किससे हैं? S से। जो S में जंपिंग हुई वही तो S1 S2 में होगी, क्योंकि S1 S2 का खुद का कोई अस्तित्व ही, वो पैदा ही किससे हुए हैं? इसका मतलब एक ही सोर्स से बनने वाले 2 सोर्स क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्स। 2 इंडिपेंडेंट सोर्स, बताइए, 2 इंडिपेंडेंट, ये और ये कैसे हैं? कंपनी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, ब्रांड सेम, एक ही दुकान, उधार पे लाए हुए, तो भी ये कैसे हैं? इनकोहेरेंट। क्या करूं? इसके आगे लगा दूं एक गत्ता, और गत्ते में कर दूं 2 बारीक छेद। नीचे प्रकाश, आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से अरे यार 2 बल्ब से प्रकाश आ रहा है, पर भाई वो 2 बल्ब नहीं है, उनके पीछे तो पापा जी एक ही है। जो परिवर्तन इसमें होगा, क्या वो दोनों परिवर्तन दोनों सोर्स में नहीं होगा? तो S1 S2 बने किससे हैं? अब बताइए S1 S2 कौन है? कोहेरेंट। प्रश्न ये पैदा होता है, कोहेरेंट की आवश्यकता क्यों है? क्यों इतनी माथापच्ची हो रही है कोहेरेंट के लिए? वो बताता हूं आपको। मुझे इंटरफेरेंस करना है। इंटरफेरेंस क्यों इंपॉर्टेंट फिनोमिना है? क्योंकि वेव नेचर दिखाने के लिए मुझे इंटरफेरेंस करना था। इंटरफेरेंस होता क्या है? किसी पॉइंट पर आवाज कैसी सुनाई दे? तेज। किसी पॉइंट पर कैसी सुनाई दे? धीरे। तेज सुनने का मतलब बताइए, कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। धीरे का? तेज सुनना, धीरे सुनना, ये तो हो गया साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस। अब मुझे चाहिए था लाइट वेव का। वो किसने किया दुनिया में सबसे पहले? थॉमस यंग ने। भाई ने क्या किया? ये गत्ते के टुकड़े में 2 छेद किए और ये लगा दी स्क्रीन। यहां से क्या निकली? वेव्स। हर अलग अलग पॉइंट पर वेव पहुंची।
देखते जाना, यहां बी पहुंची, यहां पहुंची, 2-3 बार बनाऊंगा जब तक आपको नहीं समझ में आएगा। यहां पहुंची, अब बताइए क्या ये दोनों रास्ते बराबर हैं क्या? मतलब दोनों के बीच में क्या पैदा होगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के कारण क्या पैदा होगा? अगर वो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फॉलो कर गया तो यहां पर ब्राइट स्पॉट बनेगा। क्या बनेगा? और अगर दोनों का पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव की शर्त को फॉलो कर गया तो बताओ यहां क्या बनेगा? डार्क स्पॉट। क्या बनेगा? डार्क स्पॉट। दिखाता हूं मैं आपको, आराम से महसूस करिए, सब्जेक्ट को थोड़ा सा मतलब फील करिए, तब क्या मजा आएगा। नहीं तो फिर ठीक है, काम चल रहा है, फिर मजा नहीं है कि सर हो क्या रहा है, मुझे एक बार ये तो समझा दो आप। ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। ये दो सोर्स S1 और S2, ये देखिए पर्दे पर क्या बन रहे हैं? ये तो बन रही है चमक, लाल लाल रंग की चमक। बताओ चमक का मतलब क्या हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव। जहां काला अंधेरा दिख रहा है वो कौन है? डिस्ट्रक्टिव। ये देखिए ना साहब, ये देखिए, ये देखिए जहां जहां बिल्कुल एकदम व्हाइट स्पॉट दिख रहा है वो ब्राइट है, बाकी सब जगह क्या है? डार्क डार्क डार्क। डार्क मतलब क्या? कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। ये थॉमस यंग ने बताया, तब दुनिया हैरान हो गई। अच्छा, जिस प्रकार साउंड वेव में इंटरफेरेंस होता है उसी प्रकार लाइट वेव में भी क्या होता है? फिर ठप्पा लग गया कि लाइट का कैसा करेक्टर है? वेव करेक्टर। क्योंकि इंटरफेरेंस वही फॉलो करेगा जिसके पास कौन सा फिनोमिना होगा? वेव। साउंड वेव्स हैं, इसलिए वो इंटरफेरेंस पैदा करती हैं। लाइट भी इंटरफेरेंस पैदा कर रही है, इसका मतलब लाइट के पास कौन सा करेक्टर है? वेव करेक्टर। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं क्या? ये देखिए आप, ये देखिए, ये ऐसी, ये ऐसी फ्रिंज, ये देखो कितना बढ़िया चित्र है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ये देखिए पीछे एक क्या लगाया? सोर्स, गत्ते का टुकड़ा, 2 छेद की है। सर ये क्या काटा कूटा है क्या? काटा कूटा नहीं है, कौन है बताओ? वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट है। ये कहां जा रहे हैं? पर्दे पर। अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग क्यों हो रहा है सर? उसका कारण बता सकते हो क्या? हाँ देखना, फील कर, काटा कूटा चलने दे, क्या दिक्कत है? ये देख काटा कूटा चलने दे। ये S1, ये S2। मान ले तुझे पर्दे के इस पॉइंट पे पहुंचना है, S1 से वेव आई, S2 से वेव आई। बता क्या दोनों रास्ते बराबर हैं क्या? क्या रास्ते का अंतर है? बोले तो डेल्टा एक्स आएगा। अगर डेल्टा एक्स एन लेमडा को संतुष्ट कर जाए, पन्ना पलट कंस्ट्रक्टिव के टेबल में चल, पन्ना पलट कंस्ट्रक्टिव टेबल में चल। कंस्ट्रक्टिव का डेल्टा एक्स बोल, कल लिखाया था, कंस्ट्रक्टिव का डेल्टा एक्स बोल। इसका मतलब बिंदु P पर कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। कैसा स्पॉट बनेगा? ब्राइट। सोच, यहां S1 से वेव आई, S2 से वेव आई। अगर पाथ डिफरेंस किसको फॉलो कर जाए? डेल्टा एक्स बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2 को, तो बता यहां पर कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट या डार्क? डार्क। मिनिमा। कुछ आउटलाइनिंग समझ में आ रही है? क्या हम ये गायब कर देते हैं, इसलिए चैप्टर हमारा ऊपर से जाता है। ये आपको चर्चा आनी चाहिए कि किसी को समझाओ कि यार ये YDSE क्या है। यंग वैज्ञानिक का नाम, डबल स्लिट, ये देख 2 स्लिट बनाई, एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये 2 स्लिट करी। अब छोटे छोटे सवाल खुद पूछिए, खुद जवाब दीजिए। सर 2 स्लिट क्यों करी सर? क्योंकि सोर्सेस कैसे चाहिए थे? कोहेरेंट। सर 2 अलग अलग बल्ब ले आते ना सर, 2 अलग अलग बल्ब ले आते सर, अब क्या होता? इनकोहेरेंट होते तो क्या दिक्कत सर? अब वो दिक्कत सुन, इस पॉइंट पर क्या पाथ डिफरेंस है? क्या फेज डिफरेंस है? पर वो फेज डिफरेंस लगातार समय के साथ, तूने अभी देखा ऐसे मुंडी घुमाई, देखा तूने ब्राइट का डार्क बन गया। क्यों ब्राइट का डार्क हो जाएगा बता? क्योंकि फेज डिफरेंस लगातार समय के साथ क्या हो रहा है? तो तू इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। जबकि यहां क्या है? अगर ब्राइट बन गया तो तू पानी पी के आ जा, घूम के आ जा, वापस आ जा, यहां हमेशा क्या रहेगा?
क्या बदलेगा? कुछ बदल नहीं सकता। क्या रास्ते वही हैं? क्या फेज डिफरेंस वही है? तो बिंदु P पर अगर ब्राइट है तो हमेशा ही क्या बनेगा? ब्राइट। ये आपको इमेज दिखाई? ये आपको इमेज दिखाई? सालों पुरानी डाली हुई होंगी, आज थोड़ी डाली है। अभी तक ब्राइट है तो ब्राइट ही है। ब्राइट है तो ब्राइट दिख रही है अभी तक। अगर इनकोरेंट होते तो चेंज होती रहती ना भाई, क्योंकि उसका फेज डिफरेंस लगातार कभी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कभी डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कभी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कभी। इसका मतलब अच्छा इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए सोर्सेस का कैसा होना जरूरी है? कोहेरेंट। यस और नो? क्या मेरी सारी बातें ऊपर से चली गई? मैं आशा करता हूं। कोहेरेंट या इनकोहेरेंट? क्या जरूरी है? इनकोहेरेंट में क्या दिक्कत है? फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहता है। सर होने दो, मेरा क्या? अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, दिमाग है। सर होने दो सर, मेरा क्या? अरे नहीं भाई, मेरा क्या यार? फिर एक्सपेरिमेंट ही नहीं पढ़ पाएगा ना भाई तू। स्क्रीन पे जहां ब्राइट दिख रहा है वहां तुझे कभी ब्राइट दिखे, कभी तुझे समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और वो इतना फ्रिक्वेंटली चेंज होगा कि तू ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। बच्चे घर जाके क्या करते हैं? सर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। क्या किए? 2 बल्ब लगा दिए हैं, फिर पर्दे पे देखा। सर फिर तो पर्दे पे सर काला सफेद, काला सफेद, काला सफेद बनना चाहिए। बनता ही नहीं है भाई। पूरे पर्दे उस पे दीवार पे चमक ही दिखती है। क्यों सर? ऐसा कारण बताइए। क्योंकि दोनों बल्ब कैसे हैं? इनकोहेरेंट या कोहेरेंट? उनके बीच का फेज डिफरेंस इतना तेज गति से बदल रहा है कि आपको वहां पे कुछ ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा। कभी आपने बचपन में जनरल नॉलेज सुना हो? जो वीडियो देखते हो ना, वो वाले नहीं जो आप देखते हैं, जनरल कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो, वो वीडियो नहीं होते, फोटोज होती हैं। पर वो इतनी तेज गति से बदलती हैं कि दिमाग उसको पढ़ नहीं पाता। पढ़िएगा गूगल पर, फ्रेम पर सेकंड होते हैं। इतने खटाखट वो फोटोज चेंज होती हैं कि आपको लग रहा है कि क्या चल रहा है वीडियो, पर वो वास्तव में क्या है? अ कलेक्शन ऑफ फोटोज। पर वो इतना तेज गति से फ्रेम चेंज होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। एसी पढ़ा है आपने? एसी में करंट एक चक्कर में अपनी डायरेक्शन कितनी बार बदलती है? ऑफ ऑन 2 बार होती है। पर लाइट तो पता नहीं चल रही, ऑफ भी हो रही है, ऑन भी हो रही है। सर ऑन ही है सर। पर मजे की बात है, हर चक्कर में 2 बार ऑन और 2 बार, पर इतना तेज गति से हो रही है मेरे बच्चे, तो जो ऑब्जर्व भी नहीं हो रही है। एसी पढ़ के आए हो पूरा चैप्टर? घर में ऑल्टरनेटिंग करंट ही तो आती है। साइकिल देखो ना, एक चक्कर में कितनी बार? घर में हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी आती है 60 हर्ट्ज। तो सोचो 60 हर्ट्ज, 60 साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में 2 बार, 50 मान लो, एक सेकंड में 2 बार, तो 50 साइकिल पर सेकंड में कितनी बार? एक सेकंड में ये 100 बार बंद हो रही है और 100 बार। पता कहां चल रहा है? आप क्योंकि उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे। तो पर्दे पर इंटरफेरेंस इतना तेज गति से चेंज होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहां पे कुछ हो रहा है। तो बताइए कोहेरेंट जरूरी है या इनकोहेरेंट? यस और नो? अब बताइए। वापस से मैं अपनी कहानी बताता हूं, देखो मस्ती से। अब पढ़ो, आपको मजा आएगा पढ़ने में। कोहेरेंट सोर्स, ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्स। ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदलता रहता है, वो क्या कहलाते हैं? इनकोहेरेंट। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ये क्या जबरदस्त लाइन है, इंडिपेंडेंट। ये 2 बल्ब एक दूसरे से कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। ये कोहेरेंट होंगे या इनकोहेरेंट? इनके पीछे का मैंने आपको विज्ञान सिखाया। सर एक बार ये और बताओ सर, ये बल्ब वाला क्या था सर? ये नहीं समझ में आया मुझे। आजा एक बार और सुन ले, दिक्कत क्या है? बढ़िया सुन, डर हटा फिजिक्स का, तभी तो मजा आएगा यार। बल्ब सुन, पूरी कहानी बोलने की इच्छा रखा कर कि सर मैं भी बोल दूं, गला नहीं अटके। गला अटक जाता है। चार्ज सर, फिला एनर्जी सर, सर ऐसा क्यों करना होना? बोलना सीखना। फिलामेंट है सर, सर स्विच ऑन किया, स्विच ऑन होके करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करने से हीटिंग इफेक्ट हुआ, फिलामेंट गर्म हुआ, गर्म होके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एक्साइट होके अपने हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचे, और जब वो ऊपर से नीचे जंप करेंगे
तो एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अगर वो फोटोन की वेवलेंथ येलो कलर से मैच कर गई तो आप कहोगे पीले रंग का प्रकाश मिल रहा है जैसा सोडियम लैंप में मिलता है, परंतु ये जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है ये कोई बता नहीं सकता। ये प्योर कैसा प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। दोनों में जंपिंग हो रही है, पर कौन से लेवल में जंपिंग हो रही है किसी को पता? क्योंकि लाइट कैसे पैदा हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो लगातार, इसलिए कैसे सोर्स हैं, इनकोहेरेंट। और एक ही सोर्स से बनने वाले दो सोर्स, यस और नो? क्या ऑलरेडी सारी बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, इसमें से कुछ भी उतारने का नहीं था, ठीक है। अब लिखिएगा नीचे नोट लगाकर, इफ द सोर्सेज आर incoherent, then the resultant intensity can be calculated as, देखिए आई नेट का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2√I1√I2 cos डेल्टा फाई। चूंकि सोर्सेस कैसे हैं, इनकोहेरेंट, तो डेल्टा फाई लगातार चेंज हो रहा है। क्या रखें पता ही नहीं है, इतना तेज चेंज हो रहा है। तो फिर उसकी क्या रख लेते हैं, एवरेज वैल्यू। कैसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और आपको पता है साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है, पता होगा, एसी पढ़ा है, नहीं तो अभी देख लीजिए। ये पूरा चक्कर है, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव। तो कॉस की एवरेज वैल्यू एक पूरे चक्कर में हमेशा 0 होती है। तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। तो बताइए नेट इंटेंसिटी, बताइए ये कब लगाएंगे फॉर्मूला, कब लगाएंगे? जब सोर्सेस कैसे हों, इनकोहेरेंट। सोर्सेस कैसे हों, इनकोहेरेंट। और अगर कोहेरेंट है तो वही फॉर्मूला जो अपना चल रहा है वही लगेगा। तो समझिए, पहले लिखिए फिर एक बार और बताता हूं। थोड़ा सा इसको बोलने की कोशिश करिए कि इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फेज डिफरेंस लगातार बदल रहा है। फेज डिफरेंस इतना तेज बदल रहा है कि आप उसकी कोई वैल्यू नहीं लिख सकते, तो आपने उसका एवरेज वैल्यू ले लिया। और कॉस का एवरेज वैल्यू एक पूरे चक्कर में कितना होता है, 0। तो तीसरी टर्म 0 हो गई। तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया I1 प्लस I2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सही है क्या? बढ़ू आगे? तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब सोर्सेस इनकोहेरेंट। फिर मन में सवाल आया, अगर कोहेरेंट हो तो क्या करूंगा? वापस लिख दे, अगर कोहेरेंट है तो तेरा बड़ा वाला फॉर्मूला है ही, आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई, ये लगेगा।
मन में तुरंत सवाल आना स्वाभाविक है ना यार। अच्छा सर इनकोहेरेंट है तो ये कोहेरेंट हो गए तो क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये सब 11वीं क्लास चल रही है जो मुझे आपको ऑनलाइन पढ़ानी थी, पर मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मैं ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा वाली बातें, क्योंकि न्यूमेरिकल वाली क्लास ले लो, रिवीजन करा दो, तो वो तो क्या बच्चा आज करे 2 दिन बाद करे तो नुकसान नहीं होता, पर क्या कंटेंट पढ़ा देंगे ना, तो मान लो नहीं है मोबाइल या कोई क्लास छूट गई तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो जितना भी 11वीं का कंटेंट था वो अपन सारा का सारा ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं 100%। क्या आगे बढ़ूं क्या? चलिए नीचे लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट हेडिंग। हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। हाउ टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखना भाइयों, ये 2 सोर्स हैं S1 और S2, जिनके बीच की दूरी है D, यहां स्क्रीन और ये है कैपिटल D। स्क्रीन बहुत दूर है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं यहां सेंटर पे बैठा हूं, ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर करिएगा, न्यूमेरिकल है, एक छोटे से मैथ्स है, आराम से समझिएगा। इसके बाद फिर मैं टॉपिक शुरू करूंगा, 12वीं अगले लेक्चर से शुरू करूंगा। S1 से वेव आई, मस्ती से देखिए, फील करिए। S2 से वेव आई, बिंदु O पे पहुंची, बोलिए बिंदु O पर क्या होगा? इंटरफेरेंस। ये शब्द बोलिए कि 2 सोर्स से लाइट आ रही है, बिंदु P पे जाके वो ओवरलैप हो रही है, और अच्छा शब्द बोलें सुपर इम्पोज हो रही है, और अच्छा बोलें क्या हो रहा है वहां पर? इंटरफेरेंस। अब बताइए किसका रास्ता ज्यादा है? क्या दोनों का सेम है? मतलब जितना S1O है उतना ही S2O है, तो पाथ डिफरेंस कितना? 0। सोचिए पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स कितना? 0, तो फेज डिफरेंस 0। पन्ना पलटिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का टेबल देखिए, वो टेबल घर जाके घोट लेना, घोटोगे तभी होगा। कंस्ट्रक्टिव का पहला पॉइंट देखो, कंस्ट्रक्टिव का पहला पॉइंट देखो, डेल्टा फाई कितना? देख ले, डेल्टा फाई 0। चिल्लाओ, यहां पर क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा स्पॉट बनेगा? ब्राइट। ये अपने आप में नीट का सवाल है। स्क्रीन के सेंटर पर हमेशा कैसा स्पॉट बनेगा? ब्राइट। तेरे पास कारण होना चाहिए, अससन रीजन का। क्यों बना? सर बिंदु O पर दोनों रास्तों की लंबाई सेम है, पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0। जब जब फेज डिफरेंस 0 होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब स्क्रीन के सेंटर पर कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब कौन सा स्पॉट? ब्राइट स्पॉट। एक बढ़िया सवाल तैयार हो गया। जरूरी थोड़ी ना है कि सेंटर पे पहुंचेगी लाइट, ये देख लाइट सेंटर पे पहुंच रही है या पूरे पर्दे में हर जगह पहुंच रही है। और देख तूने अब सेंटर वाली बात जब समझ ही ली तो तुझे अब फील भी आ रही होगी। देख बिल्कुल सामने, देख बिल्कुल सामने, देख कैसा स्पॉट है, देख एकदम ब्राइट स्पॉट है, देख ले एकदम सामने कैसा स्पॉट है? ब्राइट। फिर धीरे 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 डार्क होता जा रहा है, मैक्सिमम डार्क हो गया, फिर वापस क्या बना? ब्राइट। डार्क, फिर क्या बना? ब्राइट।
क्यों स्क्रीन के सेंटर पे एकदम ब्राइट आ रहा है? देख, एकदम सामने ब्राइट दिख रहा है, एकदम सामने ब्राइट दिख रहा है, क्यों? कारण बता, क्या कारण है? सेंटर पर पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस। जब जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो किससे मैच कर गया? कंस्ट्रक्टिव से। कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। अब आपको मैं कहता हूं कि नहीं भाई, जरूरी थोड़ी ना सेंटर पे ही हो, अपन तो कहीं और पहुंच गए। कहां पहुंचोगे सर बताओ? मैं पहुंच गया पी पर, S1 से वेव गई, S2 से वेव गई। बताइए कौन सा रास्ता बड़ा है? S2P बड़ा है, तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे बताइए? S2P माइनस S1P। अब इसका तरीका क्या किया बड़े लोगों ने? यार यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इससे क्या होगा, ये दोनों दूरियां तो लगभग बराबर हो गई, तो S2 इतना ज्यादा चला होगा। यही क्या है? पार्ट डिफरेंस। वापस, कठिन है, जबरदस्ती यहां मत मिलाइए, मुझे पता है। S1 S2 दो दिख रहे हैं, दोनों से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश P पर पहुंच रहा है। बड़ा रास्ता कौन? S1 या S2? ठीक है, हमने क्या किया, यहां से क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। इसके बाद ये दोनों रास्ते लगभग, तो S2 क्या इतना ज्यादा चला गया? अब ये कैसे निकालें, ये कैसे निकालें? वो देखिए, थोड़ी सी मैथ्स है, थोड़ी सी मैथ्स है। ये P, पहले मैं आपको बताता हूं, ये मैंने कितना मान लिया? थीटा। ये मान लिया y दूरी, ये दूरी बताइए d, d थी ये। जल्दी से इसमें टेन थीटा बताइए ईमानदारी से। टेन थीटा y बाई डी। चूंकि पर्दा बहुत दूर है तो थीटा स्मॉल होगा। क्यों सर, पर्दे दूर से थीटा स्मॉल क्यों होगा? बना के देख तू। साइंस में तो पंगे लेने चाहिए, साइंस में जितने पंगे लेगा ना उतना समझ में आएगा। ले पर्दा इतना दूर, अब देख यहां पहुंचना है तुझे, देख ले, एंगल छोटा है बड़ा है? ये तो मैंने बहुत कम दूर बनाया है, 10 गुना 20 गुना 50 गुना दूर बनाओ, घर पे बनाओ, ये एकदम छोटा बनाओ, ये इतना दूर बनाओ, एक बार में तुम्हें आनंद आ जाएगा। ये देख, ये एंगल देख कैसा बन रहा है, छोटा या बड़ा? हर चीज का कारण है, तुमने उसको रटने वाला सब्जेक्ट बना दिया, इसलिए तुम भाग रहे हो फिजिक्स से। और चीजों को बना लोगे, समझ लोगे, आनंद आने लग जाएगा तुम्हें। अरे हाँ यार, पर्दा दूर है तो एंगल तो हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। एंगल छोटा है तो टेन थीटा किसके बराबर होता है बता? किसके बराबर? थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई कितनी? y बाय डी। अब ध्यान से देखना, ये कितना था? d। ये कितना मैंने माना, कितना था हॉरिजॉन्टल के साथ? थीटा। सोच, ये थीटा है, थोड़ा जूम कर रहा हूं, कल वापस समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। ये थीटा, ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये बता थीटा। डी का थीटा से चुपका हुआ, डी कॉस थीटा, और ये वाला डी साइन थीटा, देन डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी डी साइन थीटा। सर एक बार वापस बता दो, एक बार वापस बताता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, कल वापस यही चीज फिर समझा दूंगा। अब साइन थीटा, क्या साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होते हैं क्या? पूछो क्यों? स्मॉल एंगल है, बहुत बढ़िया, तो साइन थीटा की जगह रख सकता हूं टेन थीटा की वैल्यू, बताओ कितनी? y बाय डी, देन डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी y छोटा d बाय बड़ा D। कठिन है, बिल्कुल कठिन है, आज जानबूझ के इसलिए बताया कि कल जब वापस बताऊंगा ना तो और मजा आ जाएगा, इसलिए समय कम था फिर भी खींचा कि एक बार कच्चा पक्का तेरे दिमाग में बैठ जाए, कल जब वापस सुनेगा एकदम शानदार तैयार हो जाएगा। तो एक बार लिख ले अच्छे से, जैसा भी समझ में आए, कल यहीं से कहानी फिर शुरू करूंगा, पर लिखने का नाटक नहीं रहेगा कल, इसलिए अभी छाप के रख लो।
बोलो सही है क्या? पढ़ो, घर जाके मस्ती मजाक सब सही है, खूब मस्त रहो, हम भी चाहते हैं मस्त रहो, बच्चे हो, पर पढ़ाई की जगह पढ़ाई है, बस यही हम आपको कहना चाहते हैं टीचर्स डे के दिन। पूरा जीवन मस्ती करने के लिए है, खूब मस्ती करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, पर पढ़ाई का समय फिर लौट कर नहीं आएगा। 10-15 साल बाद मन में रिग्रेट, कई लोग बोलते हैं काश पढ़ लेता, तो भैया वो रिग्रेट बड़ा खतरनाक है। इसलिए अभी समय है, जितनी भी दूसरी गतिविधियां हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उसके लिए पर्याप्त समय है। बस यही मैसेज देना चाहते हैं। अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन एक स्वाभाविक है, गलत नहीं है, पर उसका भी समय नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं। अभी आप अपने पिताजी को कहो पापा जी मैं सुनीता से ही शादी करूंगा, पिताजी उल्टा लटका देंगे, बोल के देख लेना, तो उल्टा लटका देंगे। पर यही सोचिए 7-8 साल बाद एमबीबीएस हो गया, पीजी हो गई, अब पिताजी से बोलिए, वही पिताजी हैं, वही आप हैं, और सुनीता भी वही है। अब सुनीता का बोलिए कि पापा जी सुनीता से करूंगा, पिताजी तुरंत कहेंगे बेटा बात करवा दे उसके पापा से। आप वही, पिताजी वही, समय का फर्क है, समय। आप इस बात को विचार करिएगा घर पर। अभी पढ़ने का समय है भाई लोगों, अभी दूसरी गतिविधियों पे ध्यान मत दो। कह सकते हैं बड़े भाई हैं आपके लिए, हमने इतने सालों से इंडस्ट्री में पढ़ाया है, हमें पता है, अभी पढ़ो बस बिंदास। क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, रिजल्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता, पर कम से कम ईमानदारी तो रहेगी कि यार कोटा रह के ईमानदारी से पढ़ाई करी थी, ऐसा नहीं है कि मजे मारे थे। अपने प्रति ईमानदार रहो, बस यही आशीर्वाद है, यही मैसेज है कि अभी समय पढ़ने का है, दूसरी गतिविधियों को रोक दो, इधर उधर टाइम पास करना, मोबाइल, कोई भी एक्टिविटी, पढ़ो, अच्छा खाना खाओ, रेस्ट करो, पढ़ो रेस्ट करो, बस, और कोई तीसरा दिमाग में मत लाओ। सही है? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।